Everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बेसिकली बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं क्लास 11th क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो बच्चे जो नीट 2021 के एग्ज़ाम्स की जो डेट है ना वो डिक्लेयर हो चुकी है गवर्नमेंट के थ्रू, और वो एग्ज़ाम है बच्चे 12 सितंबर को। ठीक है, तो 12 सितंबर को आपके नीट 2021 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है बच्चे, जिसे हम बोलते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर को हम बहुत ही आसान वर्डों में डिस्क्राइब करते हैं, आसान वर्डों में हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं बच्चे। और ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो आप अभी तक पिछली पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप इन सभी पार्ट्स को देखिए, क्योंकि ये पेपर के जो डिस्कशंस है आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके टारगेट 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेड ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेड, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट नहीं करता है पॉपुलेशन में। तो देखो बच्चे, यहाँ पर सेक्स रेशियो एट्रीब्यूट करता है, नेटैलिटी भी एट्रीब्यूट करती है और मोर्टेलिटी भी एट्रीब्यूट करती है। कौन सा नहीं करता पॉपुलेशन में? तो उसका करेक्ट आंसर है क्या बच्चे? स्पीसीज इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, कि किसी भी पॉपुलेशन में 4 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, इस टॉपिक को हम इकोलॉजी के सीरीज़ में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को बता देते हैं। तो देखिए, किसी भी इकोसिस्टम का जो पॉपुलेशन होता है बच्चे, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो है बच्चे नेटैलिटी, एक है बच्चे मोर्टेलिटी। ठीक है, तो नेटैलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, मीन्स उस इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म का बर्थ रेट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेटैलिटी से। और नेटैलिटी को हम कैपिटल B अल्फ़ाबेट से और मोर्टेलिटी को हम कैपिटल D अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट करके या दूसरी जगह से आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन, और कितने इमिग्रेट कर रहे हैं यहाँ से, तो इसे हम बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, अब अगर हम इसको रिलेट करते हैं बच्चे, तो इसको रिलेशन में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि नेटैलिटी मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी में जब कोई नया ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होगा, मीन्स नेटैलिटी क्या है? बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉपुलेशन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बात क्लियर है? मोर्टेलिटी मीन्स इस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे उनकी क्या हो रही है? एक टाइम बाद डेथ हो जा रही है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, मीन्स कम करेगा। ठीक है, दूसरी जगह से जो ऑर्गेनिजम्स मूव करके इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आए हैं, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब जो इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किसी स्ट्रेस की वजह से ऑर्गेनिजम्स यहाँ से क्या कर रहे हैं बच्चे? मूव कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम समझें कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम किसी इकोसिस्टम की एट टाइम t पर ये आइडेंटिफाई करें कि इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, तो उसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि nt + 1 = क्योंकि हमने यहाँ पर nt एट t टाइम पर इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की एक पॉपुलेशन डेंसिटी होगी जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है t + 1 टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा? बर्थ होगा, प्लस साथ में कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ से माइग्रेट करेंगे। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में कुछ ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी? डेथ होगी,
और साथ में यहाँ से क्या होगा, एमिग्रेट करेंगे। तो फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट t+1 टाइम पर। बात क्लियर है? इन सारे फैक्टर्स को हम बहुत डिटेल्स में देखेंगे इकोलॉजी वाले यूनिट्स में। तो अभी के लिए आप ये समझिए बच्चे कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पर नैटेलिटी मीन्स बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, सेक्स रेशियो मीन्स उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। तो यहाँ पर ये एक ही एक ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन को एट्रीब्यूट नहीं करता है, और वो क्या है बच्चे, स्पीशीज इंटरेक्शन। बात क्लियर है? अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक बर्थ क्या है, बर्थ मीन्स नेटैलिटी क्या है, डेथ मीन्स मोर्टेलिटी क्या है, ठीक है, मीन्स उस पॉपुलेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, ठीक है, साथ में सेक्स रेशियो क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और यहाँ पर हमने अभी इन चीज़ों को पढ़ा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको समझ में आया कि नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से पॉपुलेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है स्पीशीज इंटरेक्शन, ठीक है, ये एट्रीब्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज, लैग फेज, सेनेसेंस और डॉर्मेंसी। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, इसको हम ग्राफ के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज। लॉग फेज को हम दूसरे नाम से भी अंडरस्टैंड करते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें बच्चे तो यहां से आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि जो एक्स एक्सेस है वहां पर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वाई एक्सेस है वहां पर हम ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर आप ग्रोथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चे, और यहां पर एक्स एक्सेस में क्या है, टाइम है। ये बात क्लियर। अब ये ग्रोथ आपके साइज के फॉर्म में भी हो सकता है और ऑर्गेनिज्म के वेट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो इनिशियल फेज है बच्चे, इसे हम बोलते हैं लैग फेज। तो आप देख रहे हो कि यहां टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म की क्या नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन आप इस फेज को देखो, अगर आप इस फेज को देखो तो यहां पर बहुत ही कम टाइम पे मैक्सिमम ग्रोथ फेज हो रही है, मींस किसी ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है बच्चे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग विच फेज? द करेक्ट आंसर इज लॉग फेज ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो लॉग फेज का दूसरा नाम क्या है बच्चे, एक्सपोनेंशियल फेज, और फाइनली उस ऑर्गेनिज्म का फिर एक प्लेट्यू फेज आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। बात क्लियर है? तो यहां पर लॉग फेज लैग फेज के कंपैरिजन में काफी यहां पर ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चे, तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। तो बच्चे यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है जीन आई के रिस्पेक्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें देखना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जीन आई होते क्या है, तो जीन आई बेसिकली ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप, मीन्स पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा या AB होगा या O नेगेटिव, O पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म जो होता है बच्चे वो RH फैक्टर की वजह से होता है। और यहां पर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्लड ग्रुप के जो, अगर आप यहां पे एलील्स देखो तो जीन आई की 3 डिफरेंट एलील्स होती हैं, 3 डिफरेंट एलील्स होती हैं, जैसे हम IA, IB और स्मॉल i के फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो जीन आई के कितने एलील्स हैं बच्चे? हैव
3 एलील्स। कौन कौन सी? तो कैप IA, IB और स्मॉल आई, जिसमें से अगर आप इन दोनों को देखो तो ये क्या है? डोमिनेंट एलील है। और अगर आप स्मॉल आई को देखो बच्चे तो कैसी एलील है? रेसेसिव एलील है। ये बात यहां तक तो क्लियर हुआ। तो जीन आई की 3 डिफरेंट एलील की फॉर्म है, IA, IB और स्मॉल आई। अब होता क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग में, किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन में 2 एलील्स प्रेजेंट होती हैं। 2 एलील्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप इसे अंडरस्टैंड करो, द ABO ब्लड ग्रुप वॉज द फर्स्ट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म का यहां मतलब ये है बच्चे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है बच्चे, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। मीन्स जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। बात क्लियर है? तो द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज द फर्स्ट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कवर्ड इन ह्यूमन। इट कंसिस्ट विथ कितने एलील? 3 एलील्स, 2 कोडोमिनेंट A एंड B। मीन्स अगर आप A और B की बात करो तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे को कोडोमिनेंट करते हैं। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। 2 कोडोमिनेंट A एंड B इक्वली अगर आप देखो तो A भी डोमिनेंट है, B भी डोमिनेंट है, लेकिन किसी पर्सन में अगर दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं तो वहां पर एक दूसरे को क्या करेंगे? कोडोमिनेंट रिस्पॉन्स करेंगी। और इसी वजह से कुछ पर्सन्स का जो ब्लड ग्रुप होता है बच्चे वो AB होता है। ठीक है, किसी पर्सन का A होता है, किसी पर्सन का B होता है, और कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप टाइप क्या होता है? AB होता है। तो AB कहने का मतलब है कि वहां पर IA और IB दोनों एलील्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन की केस में ह्यूमन एक डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो डैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में यहां पर 2 एलील्स प्रेजेंट है। बात क्लियर है? 1 इज साइलेंट और रेसेसिव, वो कौन सी है? O। क्योंकि ये रेसेसिव फॉर्म में है तो इसी का ब्लड ग्रुप क्या फॉर्म करता है बच्चे? अगर किसी पर्सन में IA I प्रेजेंट है तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? O ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। दिस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन एट अ ABO लोकस। बात क्लियर है यहाँ पर? तो अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करूं, हमने इसको देखा कि जीन I के 3 डिफरेंट एलील हैं, IA, IB और स्मॉल आई। ठीक है, जिसमें से IA और IB डोमिनेंट एलील हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन में IA भी प्रेजेंट है और IB भी प्रेजेंट है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? को डोमिनेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें, सपोज क्योंकि ह्यूमन की केस में अगर हम यहाँ पर बात करें कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन में हमने बात किया, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो आप पढ़ रहे हो, ब्लड ग्रुप टाइप्स पढ़ रहे हो बच्चे, वो किससे डिफाइन होगा? तो जीन I से। और यहाँ पर हैव 2 एलील प्रेजेंट ऑफ जीन I। जीन I के 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे। तो सपोज अगर मैं बात करूं कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि IA IA भी हो सकता है और कैपिटल A IA और स्मॉल I भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम ब्लड ग्रुप B की बात करें तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी बनता है, लेकिन आप इस केस को देखो बच्चे तो यहाँ पर IA और IB प्रेजेंट है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, क्योंकि ना यहाँ पर IA है ना IB है, दोनों फॉर्म क्या है एलील की? स्मॉल आई। तो ये एक तरह के रेसेसिव ट्रेट है, तो यहाँ पर्सन का क्या होगा बच्चे? ब्लड ग्रुप O होगा। अब बात आती है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो ये डिपेंड करता है RH फैक्टर के ऊपर। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप
पॉजिटिव होगा, मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट RH फैक्टर, और यहाँ पर बच्चे क्या है, एब्सेंट होगा RH फैक्टर। ये बात क्लियर है। तो अगर इस स्टेटमेंट को आप देखो तो इस स्टेटमेंट को देखने के बाद आपको ये अंडरस्टैंड होगा बच्चे कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस द जीन आई दैट कंट्रोल द ABO ब्लड ग्रुप। तो हमने अंडरस्टैंड किया बच्चे कि द जीन आई हैज 3 एलील, तो ये तो क्या है बच्चे, ट्रू स्टेटमेंट है। A person will have only 2 of 3 alleles। हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो जीन आई है उसके 3 फॉर्म है बच्चे, IA, IB और स्मॉल आई, लेकिन किसी पर्सन में केवल 2 ही फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। बात क्लियर है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू है। अगर हम ऑप्शन थर्ड को देखें, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, ये ऑप्शन क्या है बच्चे, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो इसके पीछे रीजन ये है बच्चे कि जब IA प्रेजेंट होगा तो वो A टाइप का शुगर बनाएगा, और IB प्रेजेंट होगा तो ये B टाइप का शुगर प्रेजेंट फॉर्म बनाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में देखो तो व्हेन IA IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। वो डिफरेंट टाइप के क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये ऑप्शन तो अभी तक क्या है बच्चे, फॉल्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ को देखें तो एलील I जो है, जो रिसेसिव फॉर्म में, डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, इसीलिए स्मॉल I नो शुगर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर इस केस में क्या बनता है, O ब्लड ग्रुप। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रॉन्ग ऑप्शन है वो कौन सा है बच्चे, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि IA A शुगर बनाता है, IB B शुगर बनाता है, ये दोनों मिलकर के एक सेम टाइप के शुगर नहीं बनाते हैं। बात क्लियर है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज, मीन्स गैप 1 फेज की हम बात कर रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर गैप 1 फेज जो है वो एक तरह का इंटरफेज है। तो हमने अंडरस्टैंड किया था यहाँ पर कि जो सेल साइकिल है, अगर हम इस सेल साइकिल को देखें बच्चे, तो ये जो सेल साइकिल है, सपोज ये G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज, और ये क्या है बच्चे, M फेज। तो अगर मैं बोलूं कि ये G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, और ये कौन सा फेज है बच्चे, M फेज है, तो अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो ये M फेज हो गई। ठीक है, और साथ में अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये फेज कौन सी हो गई, इंटरफेज। तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं किसी भी सेल साइकिल के बारे में, तो सेल साइकिल में अगर मैं बात करूं कि G1 फेज मींस गैप 1 फेज किसका है, तो इंटरफेज है। इंटरफेज की एक सब फेज है, और ये M फेज है। M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यहां पर 4 डिफरेंट सब फेजेस हैं। बात क्लियर है। तो ये आपकी M फेज और ये आपकी क्या है बच्चे, इंटरफेज। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे, तो क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज। ठीक है, तो अगर हम G1 फेज के बारे में देखें तो G1 फेज, एक चीज तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया कि ये इंटरफेज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि G1 फेज जो है, G1 फेज की अगर हम बात करें तो G1 फेज बिलोंग टू इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल विच इज मेटाबोलिकली एक्टिव स्टेज, मींस ये मेटाबॉलिक लेवल पर हाईली एक्टिव होती है। ठीक है, कैसी होती है, हाईली एक्टिव होती है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस G1 फेज में होता क्या है कि G1 फेज में बहुत तेजी से यहाँ पर
क्या हो रहा है, ड्यूरिंग जीवन फेज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर, ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑब्जर्व। बात क्लियर है? तो अगर मैं जीवन फेज को देखूं तो ये मेटाबॉलिक लेवल पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। क्यों एक्टिव होती है? क्योंकि अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि जीवन फेज के बाद कौन सा फेज है, तो एस फेज, और एस फेज में ही क्या होता है बच्चे, एस फेज में ही डीएनए का सिंथेसिस होता है। और एस मीन्स सिंथेसिस, तो डीएनए का जब सिंथेसिस करना है बच्चे, मीन्स डीएनए की रेप्लिका कॉपी बनानी है यहाँ पर, तो जीवन फेज में बहुत सारे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा, और वो प्रोटीन कहाँ यूज होंगी, एस फेज में। तो जीवन फेज मेटाबॉलिक लेवल पर क्या होती है, मेटाबॉलिक लेवल पर क्या होती है, एक्टिव होती है। जब ये एक्टिव होगी तो क्या बनाएगी, प्रोटीन का सिंथेसिस। और ये प्रोटीन कहाँ पर यूज होंगे, दिस प्रोटीन यूज इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज ऑफ सेल साइकिल में ये प्रोटीन का जो यूज होगा वो किस लिए होगा, डीएनए फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, या आप बोल सकते हो डीएनए सिंथेसिस। डीएनए का क्या किया जाता है यहाँ पे बच्चे, सिंथेसिस किया जाता है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। और ये प्रोटीन कहाँ बनता है बच्चे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ बनता है, जीवन फेज में। इसीलिए जीवन फेज हाईली मेटाबॉलिक स्टेज है। बात क्लियर है बच्चे? तो अगर मैं बात करूँ बच्चे यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज, तो देखो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस कहाँ होती है, एस फेज में होती है। अभी हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया। तो डीएनए की सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक कहाँ होती है बच्चे, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो ये तो जीवन फेज के अकॉर्डिंग क्या है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, रीऑर्गेनाइजेशन इस स्टेज में होता नहीं है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो ये करेक्ट आंसर है। हमने अभी इस चीज को देखा बच्चे कि यहाँ पर होता क्या है कि जीवन फेज में बहुत सारा मेटाबॉलिक लेवल पे प्रोसेस चलते हैं, और एम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। इस प्रोटीन का यूज किया जाता है एस फेज में, किस पर्पज से, डीएनए का सिंथेसिस पर्पज से। बात क्लियर है? तो फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो, डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। बात क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स लेगुमिनस प्लांट। तो देखो बच्चे यहां पर नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम से होता है क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया और हाइड्रोजन में। तो यहां पर नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में है उसे किसमें, गैस के फॉर्म में है बच्चे, तो उसे किसमें, अमोनिया और हाइड्रोजन के फॉर्म में ये एंजाइम कन्वर्ट करता है। तो चलो इस केमिकल रिएक्शंस को अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शंस होती किस तरीके से, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजनेज एंजाइम है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सबस्ट्रेट की तरह इस एंजाइम ने यूज किया, और फाइनली यहाँ पर इस पर्टिकुलर नाइट्रोजनेज एंजाइम पर एक एक्टिव साइट है जहां पर नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। तो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, फाइनली यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो रिडक्शन के प्रोसेस में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और फाइनली यहाँ पर जब कंटिन्यूसली 3 टाइम्स रिडक्शन की प्रोसेस होगी तो आपके सामने क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। और अमोनिया एक टाइम पे इस एंजाइम नाइट्रोजनेज एंजाइम से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हम पढ़ते हैं ना कि कोई भी एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, क्या बनाता है बच्चे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होता है, एंजाइम प्रोडक्ट में। और कुछ टाइम बाद आप क्या करते हो कि प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेते हो, एंजाइम को रिसाइकिल कर लेते हो, और रिसाइकिल करने के बाद क्या करते हो बच्चे, इसे आप क्या करते हो, रीयूज करते हो। ठीक है। तो लेगुमिनस प्लांट में जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो क्या बना रहा है, अमोनिया
प्लस हाइड्रोजन बना रहा है और साथ में आपको क्या मिल जा रहा है, फ्री नाइट्रोजनेज। अब दोबारा से इस पे क्या होगा, दोबारा से नाइट्रोजन बाइंड होगा। बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कि द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम इन रूट नोड्यूल्स लेगुमिनस प्लांट इज आर अमोनिया और हाइड्रोजन बनता है, और ये करेक्ट ऑप्शन है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो बच्चे, यहां पर अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूं तो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनको हमने दो कैटेगरीज पे डिवाइड किया। एक को हमने बोला रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस और दूसरे कैटेगरी को हमने बोला रिस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लियस। बात क्लियर है? अब ये इनर साइड कट करता है, ये एंड पे कट करता है, इनसाइड कटिंग कॉज करता है, इनसाइड कटिंग कॉज करता है, और ये एंड पर कटिंग कॉज करते हैं, डीएनए के एंड पर कटिंग कॉज करते हैं। तो यहां पर पूछा ये गया है बच्चे कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट किसके रिगार्ड्स में, एंजाइम्स के रिगार्ड में। अगर हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। मीन्स इस ऑप्शन में ज़्यादातर क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। बात क्लियर है? तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसकी फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या, लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस क्या है, मींस डीएनए का सीक्वेंस कितना है और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग कहाँ कॉज करेंगे, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। दे कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। तो हमने रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के बारे में डिटेल से पढ़ा है बच्चे, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखो तो वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सीरीज में जाकर के सेकंड और थर्ड पार्ट देखो, वहां पर हमने रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम को बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कटिंग कॉज कहाँ करते हैं, तो एक स्पेसिफिक साइट पर कटिंग कॉज करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो एक तरह की क्या होती है, पैलिंड्रोमिक साइट्स होती हैं, और पैलिंड्रोमिक साइट्स पर ही कटिंग कॉज करते हैं। तो ये भी क्या हो गया बच्चे, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो यूज है वो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने में हम यूज करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बहुत कॉमनली फॉर्म करते हैं। तो दे यूज फुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है बच्चे, ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन जो है, स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग अ डीएनए लाइगेज। तो देखो स्टिकी एंड क्या होते हैं, जब भी किसी डीएनए पर रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम एक्ट करते हैं, एक्ट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो होता क्या है कि यहां पर दो तरह के एंड जनरेट होते हैं। एक तो होता है ब्लंट एंड और दूसरा एंड होता है स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड जो होते हैं ना बच्चे, वो ओवरहैंग्ड रीजन्स होते हैं, हैव पॉजेस ओवर हैंगिंग रीजन। और इस ओवरहैंगिंग रीजन्स को बेसिकली डीएनए लाइगेज डायरेक्टली लाइगेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनको पहले कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऐड ऑन की जाती हैं, देन स्टिकी एंड्स को डीएनए लाइगेज, जब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स फॉर्म हो जाएंगे देन डीएनए लाइगेज एंजाइम्स उसको लाइगेट कर पाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के अकॉर्डिंग ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये क्या है बच्चे, डायरेक्टली नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो पहले ओवरहैंगिंग रीजन्स को
कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की हेल्प से सिंथेसाइज करना पड़ता है बच्चे, वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम्स काम करता है। तो पहले ओवरहैंगिंग रीजन्स को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस फॉर्म होती हैं, देन डीएनए लाइगेज जोड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन 4 जो है वो एक तरह का रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, और नीट के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि कभी भी आप मैच द फॉलोइंग को छोड़ना मत, क्योंकि यही वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है ना तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और नीट में जितने भी मैच द फॉलोइंग होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, और यही वो क्वेश्चंस हैं जिसको आप बोल सकते हो कि ये स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि अगर इस मैच द फॉलोइंग में एक ऑप्शन भी आप 100% श्योर हो ना तो आप मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो देखो अगर हम बात करें मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट ऑप्शन की, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो अगर हमने यहाँ पर इनहिबिटर के बारे में पढ़ा था पिछली सीरीज में, जाके आप लोग देखना, तो यहाँ पर इनहिबिटर क्या है कैटालिटिक एक्टिविटी की, मेलोनेट। मेलोनेट जो है वो एक तरह का क्या है, इनहिबिटर है। किसको इनहिबिट करता है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का सेकंड करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो ए का सेकंड, तो सेकंड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ में है। तो मतलब आप तो ये श्योर हो गए कि ना सेकंड होगा ना थर्ड होगा, तो मतलब 50% ऑप्शन आपने तो क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया पहले ही। अब आपके पास केवल और केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, इसी में आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें, पॉजेज अ पेप्टाइड बॉन्ड, तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड एक तो अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है। अगर आपके सामने एक अमीनो एसिड ये है और दूसरा अमीनो एसिड ये है, तो इनको कनेक्ट करने वाले बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जब ढेर सारे अमीनो एसिड एक दूसरे साथ बॉन्ड फॉर्म कर जाते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हो, पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन आगे चल के क्या बनाती है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। दूसरा कहां पर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप यहां देखो तो पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड, तो कोलेजन क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और फाइनली यहां पर आप देखोगे तो बेसिकली कोलेजन में क्या होगा, तो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। और यहां पर आप देखोगे तो बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो अभी आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स को देखा और आपके सामने करेक्ट आंसर निकल आया। और फाइनली आप देखोगे तो काइटिन जो है बच्चे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, सी का थर्ड। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रेसिन क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। इसीलिए मैं वो बोलता हूँ बच्चे कि मैच द फॉलोइंग नीट के एग्जाम्स में स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये कभी नहीं गलत होने चाहिए आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंसुलिन के बारे में बात हो रही है बच्चे। तो इंसुलिन के बारे में हम छोटा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि अगर इंसुलिन का जो सिंथेसिस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर प्रो इंसुलिन से आपका क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। ठीक है, बी सेल पेप्टाइडेज नाम का जो एंजाइम है वो क्या करता है कि यहाँ पर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फाइनली यहाँ पर होता क्या है कि जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको कट करके क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। और फाइनली जो प्रो इंसुलिन इनएक्टिव है वो इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में काम करता है। बात क्लियर है। तो ये सी पेप्टाइड है, ठीक है, और सी पेप्टाइड को क्या किया जाता है, कट करके रिमूव कर दिया जाता है। तो प्रो इंसुलिन से क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। ठीक है, प्रो इंसुलिन से क्या बनता है बच्चे, इंसुलिन बनता है। और यहां पर कौन सा एंजाइम होता है, तो बी सेल पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम होता है। तो आप एक बात समझ में आ रहा है बच्चे कि ये ग्रीन वाला सेगमेंट है ए, ब्लू वाला है क्या बी, और ग्रे वाला क्या है बच्चे सी। तो सी को रिमूव कर देने के बाद आपको इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में मिल जाता है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो
होता क्या है कि देखो, इन अ मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज बाय प्रो इंसुलिन। अभी हमने देखा कि किसी भी मैन के अंदर इंसुलिन का जो बनना है बच्चों, किसकी हेल्प से बन रहा है, तो प्रो इंसुलिन। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो क्या है, ट्रू है। और यहाँ पर पूछा गया नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट करेक्ट, तो आपको यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। अभी हमने देखा बच्चे कि ये जो सी पेप्टाइड है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, और इसी को क्या कर दिया जाता है, कट करके रिमूव कर दिया जाता है, तो अब फाइनली प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि प्रो इंसुलिन में ए पेप्टाइड भी होता है, बी पेप्टाइड भी होता है और सी पेप्टाइड भी होता है, लेकिन जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन सेकंड जो है, द प्रो इंसुलिन हैज अ एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। बात क्लियर है। तो प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड है, वो क्या है, सी। तो ये भी क्या है बच्चे, ट्रू स्टेटमेंट है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो यही कौन सा है आपका स्टेटमेंट, फॉल्स है। मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आपका थर्ड है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि ए, ये क्या है बच्चे, ए पेप्टाइड है, ये क्या है, बी पेप्टाइड है। बात क्लियर है। अब ये ए और बी पेप्टाइड जो है वो किस बॉन्ड से जुड़े हैं, तो यहाँ पर उस बॉन्ड को नाम बोलते हैं बच्चे डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से वो ए और बी पेप्टाइड से नहीं कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर ऑप्शन फोर्थ को देखो तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ई कोलाई, ठीक है। मीन्स यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप क्या करते हैं कि ई कोलाई के अंदर आप क्या प्रोड्यूस करते हैं, और ये ई कोलाई क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करते हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, और इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के बाद इसको क्या करते हैं, कॉमर्शलाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है। मार्केट में जो भी डायबिटिक हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन जो लगती हैं बच्चे, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप यहीं पे बात करते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की हेल्प से जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई फॉर्म होते हैं, और वहाँ से इंसुलिन बहुत ही बड़े अमाउंट पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे, ट्रू है। तो अगर करेक्ट स्टेटमेंट देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ऑप्शन थर्ड। बात क्लियर है। अब देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मीन्स जब ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है बच्चे, तो होता क्या है कि जो ये रुबिस्को एंजाइम है ना, इस रुबिस्को एंजाइम पर दो सब्स बाइंड कर सकते हैं। ये रुबिस्को जो एंजाइम है यहाँ पर दो सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा या तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा बच्चे, तो इसी प्रोसेस, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा तो इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर, तो इसी को आप बोल देते हैं ऑक्सीजनेशन। बात क्लियर है। तो देखो, रुबिस्को एंजाइम पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है, और बाइंड होने के बाद वो प्रोडक्ट क्या बना रहा है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आया कि पूछ क्या रहा है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन। तो जब रुबिस्को एंजाइम पर ऑक्सीजन बाइंड करता है तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो ऑक्सीजनेशन, और इसी को आप बोलते हो कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो, बनता यहां पर तो है बच्चे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर तो यहां पर
फोर्थ है। अब ये बनता क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड क्या होता है और 1 कार्बन कंपाउंड क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। तो अगर आप इसको डिटेल में देखो तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैल्विन साइकिल रोबिस्को एंजाइम में जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पर बेसिकली अगर रोबिस्को एंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो गया तो वहां पर कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी, लेकिन इसी रोबिस्को से ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा तो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होगी। तो यहां पर बनता बच्चे क्या है, तो आप देखो तो यहां पर 3PZA बन जाता है, ठीक है, 3PZA। फाइनली यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखो अगर यहां पर ये नॉर्मल कैल्विन साइकिल है और ये फोटो रिस्पिरेशन प्रोसेस है। तो अगर आप इस चीज को डिटेल में देखो तो इन साइकिल्स में होता क्या है, तो आपको समझ में ये आएगा बच्चे कि जब रोबिस्को एंजाइम की एक्टिव साइट्स पर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा तो उसे आप बोलते हो कार्बोक्सिलेशन, और रोबिस्को एंजाइम की एक्टिव साइट पर ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा तो उसे आप बोलोगे ऑक्सीजनेशन। तो नॉर्मल साइकिल में रोबिस्को एंजाइम पर क्या बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां पर क्या बाइंड करेगा, क्या बाइंड करेगा, ऑक्सीजन। तो इसी को आप बोलते हो फोटो रिस्पिरेशन। अब बात आती है कि फोटो रिस्पिरेशन में वो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो यहां पर बनता क्या है 3PZA, ठीक है, 3PZA, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड क्या बनता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जिसको आप बोलते हैं 3PZA, जो 3 कार्बन कंपाउंड का है, जो क्या है बच्चे 3 कार्बन कंपाउंड का है। और यहां पर साथ में क्या बनता है, तो 1 मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये कितने कार्बन का है, तो 2 कार्बन का है। कितने मॉलिक्यूल बने, 1 मॉलिक्यूल बना। बात क्लियर है। अब यहां पर अगर हम एक 3PZA की बात करते हैं और एक 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट की बात करते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन में आप ध्यान देना बच्चे कि यहाँ 3 कार्बन कंपाउंड, एक क्या बन रहा है 3PZA और एक मॉलिक्यूल क्या बन रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो अगर आप इस चीज को देखो बच्चे तो यहाँ पर 3PZA और फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या बन रहा है कि 1 मॉलिक्यूल बन रहा है 3PZA जो 3 कार्बन कंपाउंड है, और 1 मॉलिक्यूल क्या बन रहा है बच्चे फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 3PZA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, तो ऑप्शन 4। बात क्लियर है। 2PZA मॉलिक्यूल बन नहीं रहा है, 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट सिर्फ बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज 3PZA 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये बात क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड है और यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इम्यूनिटी देखो बेसिकली अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करो तो जो डिफेंसिव जो भी फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी में आते हैं बच्चे, उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम क्या शो करता है, तो ये शो करता है इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट में, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब ये इम्यूनिटी के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो व्हेन एक्सपोज्ड, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है यहाँ पर, व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन living or dead antibody are produced in the host body, it is called as active immunity। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, चाहे वो लाइव हो चाहे वो डेड हो, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी भी 2 तरीके से होती है, एक को आप बोलते हो पैसिव इम्यूनिटी, एक को आप बोलते हो एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब आपके बॉडी में कोई पैथोजन आता है बच्चे तो उसकी अगेंस्ट में आपकी इम्यूनिटी
एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करती है और उस एंटीबॉडी में क्या बनता है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्ट गिवन दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। ये भी बात सही है, वैक्सीनेशन कार्ड यहीं से टर्म आता है। इन चीज़ों को हम और भी डिटेल्स में देखेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, ठीक है। एंटी एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है बच्चे, ऑप्शन थर्ड है। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब फीटस जो होता है बच्चे वो मदर के बॉडी से फीटस के अंदर कुछ एंटीबॉडी रिसीव होते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये पैसिव इम्यूनिटी का एक पार्ट है, ठीक है। तो एक जनरल सी चीज़ अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर खुद का एक अपना डिफेंसिव सिस्टम है जिसको हम आप इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और ये इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी शो करता है। इम्यूनिटी जो है बच्चे वो दो तरीके से है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इम्यून सिस्टम के पार्ट को देखो तो यहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी है और दूसरा पार्ट है बच्चे एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो इन चीज़ों को हम और भी डिटेल्स में देखेंगे। थॉरली आप अंडरस्टैंड करना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, और इनेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिली है, ठीक है। जैसे अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन भी एक तरह की बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक और कुछ नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात की गई है। तो आप इस सीरीज़ को देखो बच्चे, आपके लिए बहुत हेल्पिंग है। और फाइनली मैं सभी को यही बोलूँगा कि नीट के जो एग्ज़ाम्स हैं बच्चे वो उनमें बहुत कम टाइम बचे हैं। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए सिर्फ दो चीज़ों करने के लिए। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, साथ में अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए बच्चे, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ को बार बार देखिए ताकि आपको पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में हेल्प हो और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस।